हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ पर पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स जो भी रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं और हमारा ये प्रोग्राम जो है प्रत्येक शनिवार हम लेकर के आते हैं। तो हमारे स्टेशन से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें एक हफ्ते में घटित हुई रहती हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के मद्देनजर देखें अगर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बीते हफ्ते वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज रही जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय है विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश है, विकास और उन्नति प्रगति के पथ पर प्रदेश है, उन्नति और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश है, विरासत और विकास उन्नति के पथ पर उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर ये चार आपको सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। इससे पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से हम लोग जानते थे। संयुक्त प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत का जो नाम है ये 1973 से पड़ता है और इसी का नाम जो है बदल करके 24 जनवरी 1950 को कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश। तब से ये उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 2018 में जो राज्यपाल थे राम नाईक, उन्होंने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंसमेंट किया था। तो वर्ष 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर हम देखते हैं तो 1950 से लेकर के अभी तक अगर हम देखें तो 75 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि 75 वर्ष उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस के पूरे कर चुका है और इस बार 76वां इसका स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया। तो यहाँ पर जो इसकी पूरी की पूरी जो इस बार वर्ष 2025 का जो स्थापना दिवस है, इसकी जो थीम है वो विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश है। ये थीम थी, ये थीम है। तो ऑप्शन ए जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न इससे पूछा जाए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम देखते हैं तो इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसका जो नाम है 1950 में संयुक्त प्रांत से बदल करके 24 जनवरी 1950 को कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश और तब से यही नाम चला आ जा रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसके इतिहास की शुरुआत करते हैं तो ये अंग्रेजों का जब शासनकाल भारत पर रह रहा होता है तो उस समय अवध के हिस्से को छोड़ करके अगर पूरे के पूरे हिस्से को देखा जाए तो इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा यानी कि उत्तर प्रदेश वाला जो आ रहा बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था और इस इलाके को पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। और 1834 में जब अगर हम देखते हैं कि आगरा प्रेसिडेंसी बनती है, अंग्रेजों के द्वारा आगरा को एक प्रेसिडेंसी के रूप में बनाया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, तो इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है और 1836 में इसी का नाम, ये जो पश्चिमी प्रांत होता है, इसी को उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया जाता है। तब इसका मुख्यालय जो है यानी कि जो हेडक्वार्टर था वो आगरा था। अब इसके बाद की अगर हम कहानी देखते हैं तो 1856 में आपको पता है कि अवध के ऊपर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, अंग्रेज वहां पर काबिज हो जाते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो 1858 में इसके बाद की बात अगर देखें तो जो यहां पर हेडक्वार्टर रहता है उसको चेंज कर दिया जाता है आगरा से इसे इलाहाबाद में, जिसे अभी वर्तमान में हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था इसका नाम, तो इलाहाबाद कर दिया जाता है हेडक्वार्टर। तो अब यहां पर 1877 में अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को एक कर दिया जाता है और इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाने लगता है। और यही यह ठीक है। अब यहां पर संयुक्त प्रांत को एक नया नाम मिल जाता है, जो ये संयुक्त प्रांत रहता है, तो इसको और ये संयुक्त प्रांत को मिलाकर के तो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध ये नया नाम हो जाता है। फिर 1902 में एक बार फिर से इसका नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया जाता है, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। तो किस तरह से इसके नामों में चेंजेस आ रहा है ईयर टू ईयर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि एक बात अगर तो 2 नवंबर 1925 को आगरा और अवध का जो ये संयुक्त प्रांत था, इसकी राजधानी जो है इलाहाबाद से स्थानांतरित कर दी जाती है। कहां पर कर दी जाती है, ये राजधानी जो है लखनऊ में कर दी जाती है। और फिर 1937 में एक बार फिर से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया जाता है। और जब आजादी मिली
यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, तो उसके लगभग 3 साल के बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है और 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया जाता है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी कहानी आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक कहानी रही, किस क्या क्या इसका नाम परिवर्तित रहा। तो इसके अगर हम देखें तो इस पूरा का पूरा जो ये स्थापना दिवस रहा वर्ष 2025 का 24 जनवरी जो बीत चुका है, तो यहां पर विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश है, ये थीम थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है विंध्य एक्सप्रेसवे किन किन जिलों को जोड़ेगा? लखनऊ और सोनभद्र, मथुरा और सोनभद्र, अयोध्या और मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र। अब यहां पर प्रश्न अगर देखें, प्रश्न के अगर हम नेचर को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक स्टैटिक प्रश्न है, यानी कि अभी करंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में सबसे पहले आपको प्रश्न का सही उत्तर बता दें, ये प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा। सोनभद्र जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज के बारे में तो आपको पता ही है, अभी वहां पर महाकुंभ, बृहद महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। तो भव्य महाकुंभ अभी वहां पर चल रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है, पौष पूर्णिमा के दिन से। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 22 जनवरी 2025 को जो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, यानी कि मंत्रिमंडल की एक मीटिंग होती है और उसमें कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाती है। उसमें से विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी जाती है। विंध्य एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ता है। आपके ऑप्शन में प्रयागराज और सोनभद्र दे रखा था, तो यहां पर आप देखें तो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ता है। और ये 320 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है जो कि गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 39 पर समाप्त होती है। अब आप सभी के लिए यहां पर एक कुछ होमवर्क है कि आपको यह बताना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी कब दी गई और ये किन किन जिलों से होकर के गुजरती है और ये कितने किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे है। ये आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कि गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो है उसकी मंजूरी सरकार के द्वारा कब मिलती है और ये किन किन जिलों से होकर के गुजरती है और इसकी पूरी की पूरी इस परियोजना की लंबाई कितनी है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आपका जो एक तरह से कह लें कि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपकी इनहैंस हो जाएगी। तो होमवर्क जरूर करिएगा। अब यहां पर अगर देखें तो ये पूरी की पूरी जो परियोजना है, ये जो राज्य का आधारभूत ढांचा है यानी कि कह लें उसको भी सुदृढ़ करेगा और साथ ही साथ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जो नीबरिंग स्टेट है वहां तक जो एक्सेस है उसमें इंप्रूवमेंट करेगा, यानी कि वहां तक पहुंच में सुधार करेगा। इसके अलावा यहीं पर विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, इसके अंतर्गत 100 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जिसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, यानी कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करना है, उसको और ज्यादा एफिशिएंट करना है। तो ये दो परियोजनाएं इसके अंतर्गत इनको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रक्षा के क्षेत्र में भी कई तरह की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो लेकिन प्राइम टारगेट हमारा यहां पर यही क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्हीं को लेकर के पूछा गया। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया, प्रयागराज से सोनभद्र को जोड़ता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर प्रयागराज है। प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है वहीं पर न केवल प्रयागराज का बल्कि पूरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर जो रेस्टोरेंट है उसका उद्घाटन किया गया है पंपकिन के नाम से। किसके नाम से? पंपकिन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से डबल डेकर रेस्टोरेंट जो है शुरू किया गया है प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही इसका आयोजन किया गया है। और इसकी खासियत क्या है कि जो मेला के दृष्टिकोण है उसको देखते हुए यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हुए इसके द्वारा जो भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा वो सात्विक भोजन होगा और शाकाहारी भोजन होगा। ये इसकी खास बात है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भी श्रद्धालु है उनका जो भी बजट है भोजन के लिए उसका समायोजित करते हुए इसको बहुत ही किफायती तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि कम दामों में श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। और यहां पर यह भोजन जो है ध्यान रखिए कि शाकाहारी और सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत यहां पर जो पंपकिन है इसी के ब्रांड के जो संस्थापक हैं उन्होंने मथुरा, काशी और अयोध्या यानी कि जो धार्मिक स्थान है उत्तर प्रदेश में वहां पर भी इसके विस्तार की घोषणा भी कर दी है। तो ध्यान रखिएगा कहां पर इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र। महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया है
जिससे कि महाकुंभ मेले का जो आयोजन हो रहा है वहां पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी सहूलियतें श्रद्धालुओं को दी जा सकती हैं वो दिया जाए, और ये एक अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसमें प्रयागराज की 4 तहसीलें और 67 जो है निर्दिष्ट क्षेत्रों को समाहित किया गया है और एक अस्थायी जिला बनाया गया है, जिससे कि प्रशासन में सहूलियत हो सके, श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके, उनको सेवाएं दी जा सके, उनके तमाम रहने खाने का प्रबंध किया जा सके, यातायात का प्रबंध किया जा सके, कोई भी हिंसात्मक घटनाएं होती है, कोई भगदड़ होती है, स्टैम्पीड होता है, तो इन तमाम चीजों की देखभाल के लिए एक नया जिला बनाया गया था, बनाया गया है। तो ये हमने बात कर ली इस डबल डेकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आए दिन अक्सर इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते, तो आप कहां तक याद रखेंगे, लेकिन इस सवाल को इसमें शामिल करने के लिए कुछ उद्देश्य है। रीजन ये है कि आप अभी पिछले 2-3 महीनों से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, और उसके पीछे कारण क्या है कि वहां की जो शाही जामा मस्जिद है, वहां पर ऐसा दावा किया गया है कि वहां पर पहले विष्णु टेम्पल हुआ करता था, जहां पर भगवान विष्णु के जो अवतार है कल की, उनका अवतरण होगा, और इसके लिए एक पिटीशन भी दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए वहां पर सर्वे कंडक्ट कराने की मंजूरी दे दी थी। अब जब सर्वे कंडक्ट हुआ 19 नवंबर को, तो वहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं, सर्वे हो जाता है, फिर उसके बाद 24 नवंबर को दोबारा वहां पर सर्वे होता है, तो वहां की जो लोकल यानी स्थानीय जनता थी उसमें और पुलिस प्रशासन में झड़प होती है, जिससे कि वहां पर काफी हमें हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा संभल एक तरह से हिंसा की आग में धधकने लगता है और संभल एक बार न्यूज में बन जाता है। और अभी हाल ही में वहां पर एक प्राइवेट प्राचीन कुआं है, प्राइवेट वॉल है, तो वहां पर खुदाई भी शुरू हो गई है, तो इसलिए इस प्रश्न को यहां पर शामिल किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका है संभल। अब संभल में जब ऐसी घटना हुई है, तो जो इस व्यक्ति जिसकी मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई है, उसके परिवार वालों ने यहां पर हिरासत में यातना का आरोप लगाते हुए वहां पर थाने पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जो पुलिस अधिकारी गण थे उनको कहीं ये संभावना हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, तो वहां के अधिकारी जो है पुलिस स्टेशन को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ये रीजन था इस प्रश्न को शामिल करने के लिए, अन्यथा इस तरह के जो सवाल होते हैं हम अपने इसमें डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगभग देखने को मिलती है। हालांकि ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है, लेकिन फिर भी ये संभल चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इसको यहां पर शामिल किया गया है। अब संभल की जो जामा मस्जिद है उसकी बात अगर हम करें, तो जो मुगल सत्ता जब भारत में स्थापित होती है बाबर के द्वारा 1526 में, तो ऐसी मान्यता है कि 1528 में जो बाबर है उसका जो सेनापति होता है मीर हिंदू बेग, उसने क्या किया था कि यहां पर टेंपल को तुड़वा करके वहीं पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आगे क्या होना है वो तो न्यायालय ही तय करेगा, उस पर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। तो यहां पर 1528 में जो मान्यता है कि जो विष्णु टेम्पल था उसको ध्वस्त करके यहां पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब संभल में एक छोटी सी पहाड़ी पर अगर हम देखते तो ये शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। इसमें कई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हॉल है, इस मस्जिद का जो एक बड़ा सा हॉल है वो गुंबदों और मेहराबों से घिरा हुआ है, और अभी वहां पर खुदाई भी हुई है। तो हालांकि वहां पर मस्जिद देखने को मिला है, लेकिन अभी इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो यहां पर प्रश्न के अंतर्गत ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि हिरासत में यातना का मतलब क्या है, कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई भी कष्ट देना या पीड़ा देना हिरासत में यातना की कैटेगरी में रखा जाता है, जो मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाता है। इसी के अंतर्गत अगर हम यहां पर देखें तो जो भी यहां पर यातना एवं अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार है या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन था उस पर इंडिया ने 1997 में ही सिग्नेचर कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन यानी कि इसका रेटिफिकेशन नहीं किया गया है। और इसी के अभाव में यह एक तरह से मुख्य रूप से चुनौती बनकर के खड़ी हुई है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे भारत कैसे निपटे। अब हिरासत के अलावा इस तरह की कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है। एक होती है पुलिस हिरासत में, तो ये पुलिस में हिरासत में घटना हुई, इस तरह से न्यायिक हिरासत होती है, सेना के हिरासत में, अर्धसैनिक बलों की, तो इस तरह की कई सारे हिरासत होते हैं। तो यहां पर मानवाधिकारों की अगर हम देखते हैं, मानवाधिकारों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है और जिनमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की अगर हम बात करें 1948 में, तो इसमें एक प्रावधान है जो ये कहता है कि लोगों को यातना और अन्य जबरन
तरीके से अगर उन्हें गायब किया जाता है तो उनको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला नियम 2015, इसकी अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 2015 में अपनाया गया था, जिससे कि जो भी कैदी हैं, जो भी प्रिजनर्स हैं, उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जा सके और उन्हें यातना या जो अन्य दुर्व्यवहार उनके साथ होता है जेल के अंदर, उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको रोका जा सके। तो ये कुछ नियम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में कुछ नियम और कानून यहां पर बनाते हैं, जिससे कि मानवाधिकारों को उल्लंघन होने को रोका जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 19 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेले में किस ब्रिज के पास आग लग गई थी? नैनी ब्रिज, नया यमुना ब्रिज, शास्त्री ब्रिज, फाफा मऊ ब्रिज। तो अब इतना बड़ा समागम हो रहा है प्रयागराज में, बृहद स्तर पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत होती है और 26 जनवरी को इसका समापन होगा। यह 45 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा समागम है, जहां पर तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं को आने की आशंका है। अब यहां पर 29 जनवरी को जो शाही स्नान होने वाला है, ऐसी आशंका जताई जा रही कि यहां पर देश विदेश से टोटल लगभग 6 करोड़ लोग आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो वहां पर इंतजाम किया गया है, जो प्रबंध किया गया है, 10,000 करोड़ वहां पर लोगों के लिए प्रबंध किया गया है, उनके रहने की, खाने की तमाम सुविधाएं की गई। अब यहां पर इस इतने बड़े समागम को संपन्न और सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स डिप्लॉय की गए हैं, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी से लैस सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अगर हम वहां पर देखते हैं, कई तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जगह जगह पर वहां पर पुलिस की चेकिंग की जा रही है। इसमें मार्कोस को डिप्लॉय किया गया है, इसमें एनएसजी को डिप्लॉय किया गया है, एनडीआरएफ पूरी की पूरी है आपदा से संबंधित वहां पर पूरी एक टीम बनाई गई है। तो सुरक्षा के कई कड़े मानकों को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। कई पुलिस, जो लोकल पुलिस एजेंसीज है, उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ जो वहां के आसपास के लोग हैं, प्रयागराज के जो लोग हैं, वो वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी जो श्रद्धालु है उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इसी के अंतर्गत हम देखें तो एक यहां पर घटना घटित होती है 19 जनवरी 2025 को। यहां पर शास्त्री ब्रिज के पास एक एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो जाता है और विस्फोट हो जाने से, हालांकि यहां पर देखें तो कोई इस तरह की जान माल की तो हताहत नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, क्योंकि सुरक्षा के इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि वहां पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की या कोई दुर्घटना की कोई खबर नहीं आई है। और ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी भीड़ में कोई दुर्घटना घट सकती थी, उसको रोका जा सका है। तो वहां पर एलपीजी सिलेंडर में वहां पर विस्फोट होने की वजह से, और ये कहां पर हुआ, जो जोन 19 है वहीं पर शास्त्री ब्रिज के पास ये आग लग गई थी। तो ध्यान रखिए यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जोन 9। इसको महाकुंभ मेले को कई जोन में बांटा गया, तो जोन 19 के पास शास्त्री ब्रिज है, वहीं पर आप देखिए उसी के निकट में जो एलपीजी सिलेंडर है, वहीं पर इसके विस्फोट की वजह से यहां पर आग लग जाती है। अब एलपीजी की अगर बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करें, तो ये मुख्य रूप से अगर देखें तो हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन एक इसमें शामिल होते हैं, जो कि ज्वलनशील गैसें हैं। अब एलपीजी को अगर हम देखें तो इसे लिक्विड के रूप में क्या कहते हैं, सिलेंडर्स में या टैंकों में हाईली कंप्रेस्ड करके, यानी कि दबाव सहित उनको क्या किया जाता है, संपीड़ित करके उनको स्टोर किया जाता है। और जब इनके प्रेशर को कम कर दिया जाता है तो ये जो लिक्विड गैस होती है ये वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जिनका इस्तेमाल हम अपने घरेलू गैसों में करते हैं। इसके अलावा ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ये देखिए जो ब्रिज है ये शास्त्री ब्रिज है, और यहीं पर विस्फोट की वजह से ये भीषण आग लग गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मियावाकी पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बागवानी, वन, जीन, हृदय। अब यहां पर मियावाकी के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, अगर सोच रहे हैं ऐसा तो। मियावाकी पद्धति, मियावाकी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक पुरानी पद्धति है, उसका अभी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रयागराज नगर निगम ने स्वच्छ वातावरण और शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के मद्देनजर यहां पर मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए वहां पर हरे भरे घने वनों को विकसित कर दिया है। तो मियावाकी जो पद्धति है ये वनों से
वनों के विकसित करने के लिए, छोटे छोटे लैंड पर वनों को, घने वन को विकसित करने की एक पद्धति है, जिसे 1970 का जो दशक था वहां पर जापान के एक वनस्पति शास्त्री थे मियावाकी, उनके द्वारा इस पद्धति का विकास किया गया था, जिसके माध्यम से छोटे स्तर पर वहां पर घने वन विकसित किए जा सकते हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि यहां पर जो प्लांट लगाए जाते हैं, जो प्लांटेशन की जाती है, उनकी वृद्धि जो है काफी तेज होती है। साथ ही साथ ये जिस क्षेत्र में उगाए जाते हैं यहां पर टेम्परेचर जो है लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो बहुत ही कारगर पद्धति है, ये वन से संबंधित है, यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित है। तो अभी प्रयागराज नगर निगम ने, तो इसीलिए इसको करंट में क्वेश्चन डाला गया है कि प्रयागराज नगर निगम ने इस पद्धति का अनुसरण करते हुए यहां पर क्या किया है कि शुद्ध वायु को उपलब्ध कराने और साथ ही साथ यहां पर स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का अनुसरण किया है और कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित कर दिए हैं, जो अब हरे भरे वनों में बदल गए हैं। मियावाकी पद्धति की बात करें तो 1970 के दशक की हम बात कर रहे हैं। यहां पर जापानी वनस्पति शास्त्री है अकीरा मियावाकी, इनके द्वारा एक पद्धति विकसित की जाती है जिसे मियावाकी पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। यह सीमित स्थानों में घने जंगल तैयार करने के एक पद्धति है, एक टेक्नोलॉजी है। इसे पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो लोकल वेराइटीज होती है, यानी कि जो देसी क्या कहते हैं प्रजातियां होती हैं, उनको एक दूसरे के निकट लगाया जाता है और यह प्रदूषित और बंजर भूमि को हरित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए काफी प्रभावी, काफी कारगर पद्धति के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको मैनेजमेंट में, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट के प्रबंधन में यह सहायता करती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके द्वारा जो विकसित बड़े वन होते हैं वो तापमान को 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की भी क्षमता रखते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पद्धति है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 1 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में कितने देशों के राजनयिक स्नान करेंगे? 32, 52, 66 या 73? तो 1 फरवरी को पूरे विश्व के अंतर्गत अगर हम देखें तो 73 देशों के राजदूत, 73 देशों के राजनयिक जो है प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ में स्नान करेंगे। अब यहां पर एक चौंकने वाली बात यह है कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी, इसमें रूस और यूक्रेन जिनके बीच संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो भी मौजूद होंगे। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि 73 हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखिए 27 जनवरी को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में धर्म संसद का भी आयोजन किया जा रहा है। तो 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और यहीं पर अगर हम देखें तो ध्रुव विरोधी माने जाने वाले रशिया और यूक्रेन यानी कि रूस और यूक्रेन के राजदूत भी शामिल होंगे। तो 1 फरवरी को 73 देशों के राजनयिक पहली बार संगम में एक साथ स्नान करेंगे। अब इस चीज को लेकर के यहाँ पर मौनी अमावस्या हो रही है, तो मौनी अमावस्या को लेकर के भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी तैयारियां चल रही हैं उनको सुरक्षा मानकों को के कड़े इंतजाम करते हुए पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। मौनी अमावस्या पर करीब 6000 से ज्यादा रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, जिससे कि जो श्रद्धालुगण वहां पर आ रहे हैं उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत न होने पाए। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। हाल ही में किस अखाड़े ने बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी है? श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा। तो यहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जो है उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए अपना पिंडदान किया है और सन्यासिन बन गई हैं। तो उन्होंने किन्नर अखाड़े को ज्वाइन किया है। किन्नर अखाड़े की जो प्रमुख है यहां पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी इन्हें दी है और इसकी घोषणा भी कर दी है। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि किन्नर अखाड़ा। तो इन्होंने अपने, अगर हम इनकी बात करें तो इनका पूरा विधि विधान से इनका संन्यास दीक्षा ली है इन्होंने और इसके बाद इन्होंने क्या है किन्नर अखाड़ा में ये शामिल हो गई हैं। इनका पट्टाभिषेक होने के बाद किन्नर अखाड़ा के जो आचार्य है महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी घोषणा की है और कहा कि ममता किन्नर अखाड़े से जुड़ गई है। 7 घंटे की तपस्या के बाद उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई है और अपना पिंडदान भी इन्होंने कर दिया है। और शाम को ये अखाड़े में अगर हम देखते तो ममता साध्वी के वेश में भी दिखाई गई। तो यहां पर इन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है किन्नर अखाड़े के द्वारा। तो प्रश्न का यहां पर सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतनी ही बातें रही, लेकिन अब आपको जाने से पहले एडवांस में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी स्टडी IQ टीम की तरफ से। और साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि रिपब्लिक डे के ओकेजन पर रिपब्लिक डे सेल लाइव है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन की
बारे में सोच रहे हैं, जो आने वाला एग्जाम है उसको क्रैक करना चाहते हैं, अपने सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ PCS के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर फाउंडेशन निश्चय बैच 4 लॉन्च कर दिया गया, जिसमें क्लासेस 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि अगर आप यहां पर रिपब्लिक कोड यूज करते हैं तो आपको यहां पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट के बाद यहां पर 10,999 में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सलमान लाइव का कोड इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 9999 में ही आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि इसकी वैलिडिटी जो है वो 27 जनवरी तक ही है। यहां पर फाउंडेशन निश्चय बैच 4 में प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में करवाई जाएगी, जो कि आपके सक्सेस को इंश्योर करेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिलेगा, 1000 आवर से भी ज्यादा यहाँ पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। किसी वजह से ये लेक्चर्स आपके छूट जाते हैं तो आप उनको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। डेली लेक्चर्स के बाद आपको यहाँ पर क्रक्स नोट्स मिलेगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होंगे। साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर के सेशन यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो GS पेपर 2 है प्रीलिम्स में, उसका कंप्रिहेंसिवली कवरेज आपको यहाँ पर मिलेगा। फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट सीरीज यहां पर मिलेगी। अगर आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा मेरी मेंटरशिप आपको यहां पर फ्री मिलेगी, मेरे द्वारा गाइडेंस आपको फ्री दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें रही, यहां पर आप फटाफट अपने आप को इनरोल कर सकते हैं स्टडी IQ PCS के साथ। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस पूरे सेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पर मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी इंस्टा ID study.with-salman sir, इस पर भी आप मुझसे कनेक्ट होकर के कोई भी डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, कोई भी डिस्कशन करते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल करिए स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करने के लिए। मेरी मेंटरशिप आपको फ्री मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कोई सुझाव है तो आप उन सबके लिए सादर आमंत्रित। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। और हमारा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या कोई सुधार है, कोई सुधार किया जा सकता है? अगर आपके कोई सुझाव है तो आप उसे बताइए। अगर वो सुझाव आपके सही होंगे तो हम अपने सेशन में इनको जरूर शामिल करेंगे। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हमारा ये नया प्रोग्राम है, अभी बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो जुड़िए उत्तर प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स मेरे साथ, सलमान सिद्दीकी के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।